इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था कि कैसे डायमेंशंस को हम डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास से अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था कि साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं और उसके बाद बेस्ड ऑन दोज ऑब्जर्वेशंस हम कुछ लॉ प्रपोज करते हैं, और फिर अगर वो लॉ कुछ और फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो और कोई फिनोमेना प्रेडिक्ट नहीं कर पाता या फ्यूचर में कोई और फिनोमेनन ऐसा आता है जो उस लॉ से एक्सप्लेन नहीं होता हो, तो फिर हम उस लॉ को मॉडिफाई करते हैं। तो ये सारी बातें हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, और मैं आपको बता रहा था कि फिजिक्स जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। मतलब ये पूरा फिजिक्स जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स कर करके ही डेवलप हुआ है। तो उसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है ऑब्जर्वेशंस लेना, मेजरमेंट करना। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेजरमेंट करने में क्या क्या एरर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्या क्या एरर पॉसिबल है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ एरर, पहले वो समझ लेते हैं और फिर फिजिक्स के अंदर एरर का मतलब क्या होता है उसको भी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो मेजरमेंट करते हैं हम उसमें एरर का मतलब क्या है। वैसे इन जनरल एरर का मतलब है कुछ गलती करना। ठीक है, एरर मींस सम मिस्टेक। ठीक है, मेजरमेंट में एरर का मतलब है मेजरमेंट लेने में कुछ गलती करना। तो हमको कैसे पता कि मेजरमेंट लेने में हमने कुछ गलती की है। तो अगर मान लो मुझे ये पता है कि इस पर्टिकुलर मेजरमेंट का एक्चुअल वैल्यू ये है और मैंने कुछ और मेजर किया, वो चीज मेजर नहीं करके कुछ और मेजर किया है, इसका मतलब हमने मेजरमेंट करने में कुछ एरर कमिट किया है। ठीक है, सो इन फिजिक्स we will define error as deviation of measured value from the actual value. ठीक है, so error को हमने कैसे define किया। error is deviation of measured value from एक्चुअल वैल्यू, या इसी को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, अब यहां पे ना एक दिक्कत है, ट्रू वैल्यू किसको बोला जाए। अगर मुझे पहले से ही पता है कि इस मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू ये है तो फिर मुझे मेजर करने की जरूरत क्या है ना। तो ट्रू वैल्यू का भी यहां पे कुछ डिफरेंट मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं तुमको बोलूं कि किसी एक रॉड का लेंथ लेना है और उसका एक्चुअल लेंथ क्या होगा ये बताओ, तो भाई मुझे पहले से तो ये पता है नहीं कि इस रॉड का एक्चुअल लेंथ कितना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सारे मेजरमेंट्स लूंगा, ढेर सारे मेजरमेंट। ठीक है, और ढेर सारी रीडिंग्स लेकर के अब मैं ये कहूंगा कि इसमें से कोई एक पर्टिकुलर मेजरमेंट सही है या नहीं है ये हमको नहीं पता, तो हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, एवरेज अगर निकालोगे तो वो कुछ एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं पे आएगा। अब देखो, इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर मेथड, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है एक्चुअल वैल्यू मेजर करने का, तो हम ये कह देते हैं कि ये जो एवरेज वैल्यू हमने निकाला ना यही एक्चुअल वैल्यू है, यही ट्रू वैल्यू है। ठीक है या नहीं है ये हमको नहीं पता, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर हमने ढेर सारी रीडिंग ली है तो समटाइम्स वो रीडिंग एक्चुअल वैल्यू से ऊपर होगा और कुछ पर्टिकुलर रीडिंग्स जो है वो एक्चुअल वैल्यू के नीचे भी होगा। तो अगर हम एवरेज निकाल लें तो वी विल बी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ये हमारा
लॉजिक है, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। तो इसलिए हम एवरेज वैल्यू निकाल करके उसी को ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू ले लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि उस एक्चुअल वैल्यू से हर रीडिंग कितना कितना डेविएट कर रहा है। ठीक है, सो दैट डेविएशन इज कॉल्ड एरर। ठीक है, तो देखो पूरा प्रोसेस क्या है इसको एक बार समझो। मुझे मान लो कोई एक क्वांटिटी x है, इसको मेजर करना है, तो मैंने क्या किया, इसकी बहुत सारी रीडिंग्स ली, x1, x2, x3, xn, ये सारी रीडिंग्स ले लिया मैंने और मैंने कहा कि जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो इन सब का एवरेज होगा। ठीक है, सो एक्चुअल वैल्यू इज x1 प्लस x2 प्लस x3 xn डिवाइडेड बाई n, क्योंकि हमने n रीडिंग्स लिया है तो एवरेज हमने निकाल लिया। अब ये जो एवरेज वैल्यू आया इसी को मैं ट्रू वैल्यू लेकर के और अब हर रीडिंग को इससे कंपेयर करूंगा। ठीक है, हर एक रीडिंग को इससे कंपेयर करना है। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि x1 में कितना एरर है, जो पहला रीडिंग मैंने लिया उसमें कितना एरर है, तो मैं x1 में से x बार को माइनस कर दूंगा। ठीक है, एंड दिस आई विल राइट एज डेल्टा x1। ठीक है, दिस इज एरर इन फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, एरर इन फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा xn सारे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, डेल्टा x2 ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x बार। ठीक है, डेल्टा x3 इज x3 माइनस x बार। ठीक है, तो ये सब जैसे एरर इन सेकेंड रीडिंग हो गया, दिस इज एरर इन थर्ड रीडिंग। ठीक है, ऐसे xn ले लो माइनस x बार, सो दिस इज डेल्टा xn, सो दिस इज एरर इन nth रीडिंग। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि इनमें से कुछ एरर्स पॉजिटिव होगा और कुछ एरर नेगेटिव होगा। क्यों ऐसा होगा, मैं क्यों बोल रहा हूं कि कुछ एरर्स पॉजिटिव और कुछ एरर नेगेटिव? तुमने जब एवरेज निकाला होगा, बहुत लोअर क्लासेस में भी तुमने एवरेज निकाला होगा, जैसे कई बार हमको दिया होता है कि 5 बच्चे हैं, इनकी हाइट इतनी इतनी है, उसका एवरेज निकालो, तो यू विल फाइंड कि ये डिफरेंट हाइट्स हैं और जो एवरेज है वो कहीं ऐसे बीच में आ रहा होगा। कुछ वैल्यूज एवरेज से ज्यादा होगा, कुछ वैल्यूज एवरेज से कम होगा। तो यहां पे भी वही सिचुएशन है, कुछ रीडिंग्स एवरेज से ज्यादा, कुछ रीडिंग एवरेज से कम। तो इनमें से कुछ एरर्स पॉजिटिव और कुछ एरर नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब इनको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एरर को कि कितना एरर हो रहा है ऑन एन एवरेज, इसका एक बड़ा स्पेसिफिक तरीका है। ठीक है, देखो वैसे अगर तुम सारे एरर्स को ऐड कर दो, एक तो ये मन में आता है कि सारे एरर्स को ऐड कर दो और उनका एवरेज निकाल लो, तो यू विल गेट एवरेज ऑफ एरर। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज इतना एरर हो रहा है मेजरमेंट में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है, और अगर तुमने सही में लोअर क्लासेस में नंबर्स का एवरेज निकाला होगा, जैसे मान लो मैं 2, 3, 5, 7 और 8, ठीक है, तो ये 5 नंबर मैं अगर ले रहा हूं, 5, 5, 10, 10 और 15, 10 और 15 कितना हो जाएगा 25। तो 25 का एवरेज अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो 2 है ये 5 से 3 नीचे है, सो दिस इज -3। ये 2 नीचे है -2, ये 0 है। ये 2 ऊपर है और ये 3 ऊपर है। अगर इन सबको ऐड करोगे ना तो 0 आ जाएगा, और अगर सारे एरर्स का एवरेज निकालोगे तो वो भी 0 आ जाएगा। तो हम एरर को रिपोर्ट करने के लिए एरर का एवरेज ऐसे नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं,
हम बोलते हैं, ऐसा करते हैं, ये सबका मॉड ले लेते हैं, ठीक है, मतलब सबका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, वो ले लेते हैं, ठीक है, साइन छोड़ देते हैं, साइन ड्रॉप कर दो और फिर एवरेज निकालो। तो जैसे यहां पे कितना हो जाएगा, अगर हमने साइन ड्रॉप कर दिया तो 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 और 5 10, तो 10 ये टोटल एरर हुआ और इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो ऑन एन एवरेज तुमने एरर कितना किया, 2 का एरर किया। तो ये हमारा एरर है एक्चुअली में, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, सारे एरर्स को पॉजिटिव बना दिया, ठीक है, मॉड ले लिया, मॉड लेकर के सारे एरर को पॉजिटिव बना दो और उन सब का एवरेज निकाल दो। दैट गिव्स यू द मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन का मतलब एवरेज, एब्सोल्यूट का मतलब मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है साइन के बिना जो वैल्यू है वो, ठीक है। तो इस तरह से हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, ठीक है। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स बार, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जितने एरर्स हैं सबका मॉड लेना है, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 सो ऑन, कहां तक, n तक, और उसको n से डिवाइड कर दो, ठीक है। इनको अगर n से डिवाइड कर देंगे तो जो हमको वैल्यू निकल करके आएगा वो होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ये इसके टर्म्स समझना, मीन इज एवरेज, एब्सोल्यूट मींस मॉडुलस, मॉड वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू उसी को बोलते हैं, मॉड वैल्यू को ही एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं एक डेटा दे रहा हूं अब आपको, आपने ये समझ लिया, सबको समझ में आया कैसे हम एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं और कैसे हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है। तो मैं आपको अब एक क्वेश्चन देता हूं, सपोज मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहा हूं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मेजर्ड 5 टाइम्स, ठीक है, gives readings as 1.48, 1.50, 1.49, ठीक है, 1.51 एंड 1.52, ठीक है। ये 5 रीडिंग हमको मिला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। आपको बताना है टू फाइंड ए ट्रू वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और बी में बताना है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये 2 चीज बताना है, ठीक है, ठीक है। इससे हमको ये समझ में आएगा कि हम किसी मेजरमेंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एरर्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ओके, लेट अस डू दिस। शिवांशु ने कहा a = 1.5, ठीक है। चलो इसको मैं वैसे n लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो n का वैल्यू 1.5 एवरेज आया है, ठीक है। कैसे लेंगे, पांचों को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, आई थिंक मुझे करना चाहिए। n bar is 1.48 plus 1.50 plus 1.49 plus 1.51 plus 1.52 divided by 5। ऐड करो सबको, कितना हो जाएगा, this and this 3, this and this 3, 336 plus 1.50, तो 7.50 divided by 5। बच्चे ये 1.50 है, ठीक है। मैंने वैल्यूज इसी तरह से दिया था कि थोड़ा आसान सा वैल्यू निकल करके आ जाए। अब मैं फिर बोल रहा हूं कि इट इज ऑलमोस्ट करेक्ट, इट इज नॉट एग्जैक्ट। आप 1.5 नहीं लिख सकते इसको,
ठीक है, इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे जब मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताऊंगा। ठीक है, ओके, ये 1.48 है बेटा, दिस इज 1.48, इट्स नॉट 1.46। ठीक है, चलो, तो ये जो है ना, ये इसको 1.50 लिखना पड़ेगा। जितने डेसिमल डिजिट्स हैं इसमें डेसिमल के बाद, वो ही आपको यूज करना होगा, या आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो जैसे 2 डेसिमल प्लेस तक दिया हुआ है ना सारे रीडिंग्स, तो तुम इसको 1.5 नहीं लिखना, यू हैव टू राइट इट एज 1.50। गॉट इट? अब मुझे बताओ कि इसमें जो एवरेज एरर होगा डेल्टा एन बार, वो कितना होगा? ठीक है, वो कितना होगा? अब इसमें हर एक रीडिंग में से इसको 1.50 को माइनस करोगे, एवरी रीडिंग में से, और नेगेटिव भी होगा तो उसको पॉजिटिव करके लिखोगे। ठीक है, अब मैं देखो करते जाता हूं। पहला है 1.48 माइनस 1.50, सो दैट विल बी माइनस 0.02, इसका मॉड। दूसरा वाला 0.00, ये पूरा 1.50 ही है। तीसरे वाला क्या है? माइनस 0.01। ठीक है, चौथे वाला क्या है? प्लस 0.01, और पांचवें वाला क्या है? प्लस 0.02 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये देख लो कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 1 + 1 6 हो गया। 0.06 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 0.012। क्या मैं इसको ऐसे ही लिखूं, 0.012 ही लिखूं? ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, एक्चुअली अभी मैं जो आपको बोल रहा था कि जितने डेसिमल प्लेसेस तक तुमने इसको लिखा है, मतलब तुमने रीडिंग लिया है, तुम एरर भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक बताओगे। ठीक है, तो यहां पे 3 डेसिमल प्लेसेस नहीं यूज करके 2 डेसिमल प्लेसेस यूज करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.01। ठीक है, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब इसको हम एक्सप्रेस करने वाले हैं। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको ऐसे लिखते हैं, n बार प्लस माइनस डेल्टा n बार। ठीक है, सो इट विल बी 1.50 प्लस माइनस 0.01। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे रीडिंग के हिसाब से ग्लास का है। ठीक है, एक्चुअल अब क्या है ये हमको नहीं पता। ठीक है, चलो देखो, ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा आजकल पॉपुलर हो रहा है आईआईटी के लिए। ठीक है, आप देखोगे कि जो एक नॉर्मल क्वेश्चन हमसे पूछा जाता था पहले, उसके साथ ये एरर लगा देते हैं पीछे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन का आंसर निकलवा करके और उसमें फाइनली क्वेश्चन आपसे एरर पूछ लिया, इसमें एरर क्या है, कैलकुलेशन में एरर क्या है। ठीक है, तो ऑल्दो वो कैलकुलेशन मतलब वो एरर का क्वेश्चन नहीं होता, बट फाइनली वो एरर का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और लास्ट ईयर मैं आपको बताता हूं आईआईटी के अंदर कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपसे एरर निकलवाया हुआ था और बच्चे इसकी वजह से बहुत परेशान हो गए। तो लास्ट ईयर जो फिजिक्स में मार्क्स लोगों के आए थे वो कम आए थे कंपेयर टू उससे पहले वाले ईयर्स में। तो पिछले साल का कट ऑफ भी लो था। तो एरर को बहुत लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आईआईटी में बहुत रेगुलर वे में पूछे जाते हैं और एक एक पेपर के अंदर 2-2 3-3 क्वेश्चन निकल आता है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से करना है। चलो, तो मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट में एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरर होता कैसे है, क्या रीजन है, मेजरमेंट में एरर होने का क्या रीजन है, या कितने तरह के, कितने टाइप्स के एरर पॉसिबल हैं। ठीक है, सोर्सेस क्या है, सोर्सेस ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर जो है वो सोर्सेस के ऊपर ही बेस्ड है। तो सोर्सेस ऑफ एरर के हिसाब से हम एरर को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर्स, ये एनसीईआरटी में पढ़ना तो आपको ये समझ में आएगा
ठीक है, पहला है सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, दूसरा है रैंडम एरर। ये टाइप्स हैं। और तीसरा है लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, ये 3 तरह का एरर आपको मिलेगा। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर का मतलब है ऐसा एरर जो मेजरमेंट के सिस्टम की कमी की वजह से हो। सिस्टम के अंदर क्या कमी हो सकता है? हो सकता है मैं जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं वो इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई पार्ट लूज हो। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा कई बार, जो है हमको जो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के लिए दिया जाता है वो थोड़ा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यूज करते करते थोड़ा ढीला हो जाता है। तो वैसे केसेस में इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, ये पॉसिबल है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 0 वैल्यू पे 0 नहीं रीड कर रहा हो। बड़ा कॉमन एरर है, इसको हम बोलते हैं जीरो एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर बहुत तरह के एरर हो सकते हैं, उसमें से एक एरर है जीरो एरर, बड़ा कॉमन एरर है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर ऐसा एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, तो या तो तुम उस इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दो या फिर उस इंस्ट्रूमेंट में जो एरर है उसको कंपनसेट करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं जैसे बताता हूं कि अगर मान लो कोई एक एमीटर है। ठीक है, एमीटर क्या करता है? मेजर, करंट मेजर करता है। ठीक है, तो देखो इसमें जो है ना ऐसे करके कैलिब्रेशन होगा। ठीक है, ऐसे कैलिब्रेशन है, ऐसे। ठीक है, और जो हमारा पॉइंटर है वो पॉइंटर अगर जीरो पे नहीं है। ठीक है, मान लो ये पॉइंटर 0 से थोड़ा आगे है, ऐसे है, तो ये जो एक्स्ट्रा रीडिंग ये रीड कर रहा है जो कि इसको नहीं करना चाहिए था, यही जीरो एरर है। अगर 0 से आगे जाके पॉइंटर शो कर रहा है 0 पे, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। तो अगर ऐसा पॉजिटिव जीरो एरर है मेजरमेंट में, तो फाइनली जो तुम मान लो इसमें 0.01 एम्पियर का पॉजिटिव जीरो एरर है और तुमने 1.56 एम्पियर इसमें मेजर किया। ठीक है, तो ये 0.01 एम्पियर का जो एरर है इसको मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। मतलब 0 के बजाय ये वहां से शुरू हुआ। ठीक है, तुमने कई बार देखा होगा वेइंग मशीन पे जब हम वेट कर रहे हैं तो बिना कुछ रखे हुए भी 0 कई बार रीड नहीं कर रहा होता है। मान लो 10 ग्राम पहले से ही वो रीड कर रहा है, तो जितना रीडिंग आएगा उसमें से 10 ग्राम माइनस कर दोगे तुम, क्योंकि वो 10 ग्राम वैसे ही रीड कर रहा था। तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए तुम सारे मेजरमेंट में से वो पॉजिटिव वैल्यू को माइनस कर दोगे। पॉजिटिव जीरो एरर होने पे हम उसको माइनस कर देते हैं। और अगर मान लो हमारा ये जो पॉइंटर है ये पीछे है, 0 से पीछे है, 0 पे 0 नहीं शो कर रहा, पीछे शो कर रहा है, तो हम ये भी देखेंगे कि यहां पे कितना नेगेटिव जीरो एरर है। अब जो भी मेजरमेंट करेंगे वो उसमें वो नेगेटिव जीरो एरर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर बहुत तरह का हो सकता है। तो पहला मैंने आपको बताया इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट खराब है, या तो इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दो या फिर जो वो गलत रीडिंग दे रहा है उसको कंपनसेट करो। ठीक है, खास करके इसमें मैंने आपको कहा जीरो एरर है। ठीक है, या मान लो कोई स्प्रिंग उसका लूज है, स्प्रिंग टाइट करो। ठीक है, तो ऐसे जितना हम इसको सही कर सकते हैं विद अवेलेबल रिसोर्सेज वो हम सही कर देते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें
पॉसिबल है पर्सनल एरर्स, पर्सनल एरर का मतलब है जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है अगर उसका कोई ऐसा पर्सनल हैबिट है जिसकी वजह से वो हमेशा गलत रीडिंग लेगा, तो उसको वो चीज छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कोई ऐसे गर्दन टेढ़ा कर ले तो उसको रीडिंग कुछ डिफरेंट दिखने लगेगा। ठीक है, आपने देखा होगा स्केल पे अगर मैं ऐसे इधर इधर से देखता हूं तो मुझे रीडिंग कुछ अलग दिखाई देता है, इधर से देखा तो कुछ और, इधर से देखा कुछ और। So that kind of error is called parallax error. Parallax error. ठीक है, तो parallax error अगर कर रहे हो तुम, उसको रिमूव करने के लिए क्या करना है? ऊपर से देखना है, ना तो राइट से ना लेफ्ट से, आपको ऊपर से देखना है। तो parallax error को हम कम कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट करें। ठीक है, मेजरिंग टेक्निक अगर गलत है, ये सब सिस्टमैटिक एरर है। ठीक है, जैसे सपोज मुझे जो है रिलेटिव डेंसिटी मेजर करना है, किसी चीज का रिलेटिव डेंसिटी मेजर करना है, तो उसमें यह लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो जरूरी है, उसकी जगह पे अगर मैं किसी और टेम्परेचर पे मेजरमेंट कर रहा हूं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो जो प्रॉपर चीज है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको बोलते हैं कि टेम्परेचर अगर किसी का लेना है तो या तो माउथ टेम्परेचर लेंगे या फिर आर्मपिट टेम्परेचर लेंगे, तो वो दोनों का स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होगा। ठीक है, मुंह के अंदर जो है वो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा दिखाता है थर्मोमीटर, और आर्मपिट में जो है वो कम दिखाता है, तो आपको माउथ टेम्परेचर लेना है। ठीक है, तो मेजरमेंट का टेक्निक जो है वैसे ही करना है। ठीक है, मान लो किसी चीज को अगर मैं वे कर रहा हूं और वो वेट है, तो उसमें उसके साथ वाटर का भी वेट आ जाएगा, तो मुझे उसको ड्राई करना है। तो ये सब सिंपल चीजें हैं, जो गलती होती है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर वो है जिसको हम दूर कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। और जो रैंडम एरर है, रैंडम का मतलब है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, अपने आप हो रहा है एरर। ठीक है, रैंडम एरर का सोर्स, एग्जैक्ट सोर्स हमको नहीं पता होता, या उस पर कंट्रोल हमारा नहीं होता। मान लो ऑल ऑफ ए सडन टेम्परेचर चेंज हो गया कमरे का, और उसकी वजह से तुम्हारा रॉड एक्सपैंड हो गया या कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो तुम्हारा जो मेजरमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, हर रीडिंग अलग होगा। ठीक है, या एक्चुअल वैल्यू से भी डिफर करेगा, तो एरर आ जाएगा, बट उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही तुमने ये देखा होगा कि कई बार लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से, या इवन हम बहुत कंसंट्रेट करने की भी कोशिश करते हैं, तो हम दो अलग अलग रीडिंग लें तो दो अलग अलग वैल्यू निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो वो भी एक रैंडम एरर का बहुत बड़ा रीजन होता है। बट ऐसे एरर्स को कंप्लीटली हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हम कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। दिस इज सिस्टमैटिक एरर, कैन बी कंप्लीटली रिमूव्ड। बट जो रैंडम एरर है, रैंडम एरर को हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स। ठीक है, ढेर सारी रीडिंग लो। उस केस में क्या होगा, कभी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर रीडिंग आएगी, कभी एक्चुअल वैल्यू के नीचे रीडिंग आएगी। ढेर सारा रीडिंग लेकर के अगर हम एवरेज निकालेंगे तो हम रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, और ये तीसरा एरर जो है ना, ये लीस्ट काउंट एरर, ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह बताऊंगा, उसमें आपको लीस्ट काउंट का मतलब भी बताऊंगा और कैसे हम ये वाले एरर को कम कर सकते हैं। खत्म नहीं कर सकते, लीस्ट काउंट को भी नहीं खत्म कर सकते, इसको कैसे कम कर सकते हैं ये बताऊंगा। ठीक है,
तो ये सोर्सेज ऑफ एरर है, ठीक है। अभी देखो हमने एरर कैलकुलेट करना सीखा, हमने एरर के सोर्सेस को समझा। अब एरर को एक्सप्रेस भी हम 3 अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। एक तो तरीका मैंने आपको बताया, इसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। दूसरा एक तरीका होता है रिलेटिव एरर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एरर्स इन रिप्रेजेंटेशन, पहला तो यही है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। दिस इज डेल्टा एक्स बार, ठीक है। हमने कहा कि x प्लस माइनस x प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार, ये हमारा मेजरमेंट है, ठीक है। ये मेजरमेंट हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें इस वाले टर्म को हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसी को अगर मैं एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर इज डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार, ठीक है। एक्चुअली ये ज्यादा अच्छा आपको आइडिया देता है कि आप कैसा एरर कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा एरर कर रहे हैं या छोटा एरर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुम अगर कोई छोटी क्वांटिटी मेजर करोगे, ठीक है, जैसे लेंथ ऑफ ए रॉड मेजर करोगे, तो उसमें जो एरर होगा, और तुम एक लंबा डिस्टेंस मेजर करते हो, मान लो तुम डिस्टेंस मेजर कर रहे हो बिटवीन 2 सिटीज, बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, तो ऑब्वियसली उसमें एब्सोल्यूट एरर भी ज्यादा होगा, बट क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट तुम एब्सोल्यूट एरर से जज नहीं कर सकते, ठीक है। एक 1 मीटर का रॉड है और इसके अंदर तुमने 1 सेंटीमीटर का एरर किया, और एक मान लो 100 मीटर का फील्ड है, ठीक है, इसके मेजरमेंट में तुमने 10 सेंटीमीटर का एरर किया। अब लग तो ये रहा है कि इसमें एरर ज्यादा है भाई और इसमें एरर कम है, लेकिन अगर तुम देखोगे रिलेटिव सेंस में तो ये 1% एरर है और ये 0.1% एरर है, ये ज्यादा अच्छा है। 100 मीटर के मेजरमेंट में तुम अगर 10 सेंटीमीटर का एरर भी करते हो तो वो ज्यादा अच्छा है। तो एब्सोल्यूट एरर आपको सही आइडिया नहीं देता कि मेजरमेंट कैसा है, ठीक है, रिलेटिव एरर देता है, या इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंट एरर आ जाता है, ठीक है। तो आपसे यही 3 तरह के एरर पूछे जाते हैं, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। दिस इज परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है। ये अब आ जाओ कि कैसे कैलकुलेशन में एरर कैसे करते हैं, या इसको हम बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर, ठीक है। अगर हम कैलकुलेशन में मेजर्ड वैल्यूज को यूज कर रहे हैं जिसके अंदर एरर है, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें भी एरर आएगा, ठीक है। कैलकुलेटेड वैल्यू में भी एरर आएगा। क्या क्या कैलकुलेशंस पॉसिबल है? एडिशन, z इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। मान लो 2 मेजर्ड वैल्यू है, a इज a प्लस माइनस डेल्टा a और b जो है वो है b प्लस माइनस डेल्टा b, और अब इनसे मुझे z निकालना है, ठीक है। ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b।
So Z is this. Now this is Z and this is डेल्टा Z. ठीक है, आप इसको कंपेयर करेंगे तो ऐसे कंपेयर करेंगे. ठीक है, Z प्लस माइनस डेल्टा Z. तो डेल्टा Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा A प्लस डेल्टा B. ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट रूल. पहला रूल है, अगर दो क्वांटिटीज को ऐड करते हो तो उनके एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाते हैं. दिस इज फर्स्ट रूल. ठीक है, रूल क्या बना? इसमें रूल बना कि when two quantities are added, their absolute errors add up. ठीक है, in addition, absolute errors add up. ठीक है, सिंपल. जैसे अगर मान लो रेजिस्टेंस है R1, ये है 5.0 प्लस माइनस 0.1 ओम, और R2 है 10.0 प्लस माइनस 0.3 ओम. इसका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? ये दो रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये निकाल के बताओ. और शिवांशु ने भी आंसर दिया 15.0 प्लस माइनस 0.4. ठीक है, प्लस माइनस दोनों लिखना होगा. ठीक है, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2. तो बिल्कुल ठीक है, क्वांटिटीज को तो ऐड करो ही, उनके एरर्स को भी ऐड कर दो. ठीक है, 15.0 प्लस माइनस 0.4 ओम, बिल्कुल ठीक है. एडिशन में एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाता है. अब दूसरा जो है कंफ्यूजिंग, सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन, ठीक है, देखो Z इक्वल टू A माइनस B है, तो ऐसे लगता है कि A प्लस माइनस डेल्टा A माइनस B प्लस माइनस डेल्टा B करेंगे अगर, तो A माइनस B आ जाएगा और प्लस माइनस डेल्टा A माइनस डेल्टा B आ जाएगा. ऐसे हमको लगता है. ठीक है, पर यहां पे एक चीज देखना, जब भी हम एरर एक्सप्रेस करते हैं तो हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर रिपोर्ट करते हैं. ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर का मतलब है जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं उसमें सबसे ज्यादा एरर जिस कॉम्बिनेशन में होगा वो कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेस करना है. ठीक है, अब ये देखो, अगर मान लो दोनों 0.1 और 0.1 ऐसे दो एरर्स हैं, तो माइनस करते समय मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि इसमें एरर खत्म ही हो गया, जबकि दोनों में एरर है. तो एक्चुअली एरर क्या है? प्लस माइनस 0.1 और प्लस माइनस 0.1. इनके चार कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. ठीक है, प्लस 0.1 माइनस प्लस 0.1 माइनस 0.1 माइनस प्लस 0.1 माइनस 0.1 माइनस माइनस 0.1 और प्लस 0.1 माइनस माइनस 0.1. ठीक है, देख लो, ये आ जाएगा 0, ये क्या आ गया? माइनस 0.2, ये आ गया 0, और ये क्या आ गया? प्लस 0.2. तो देख लो, ये दो जो है ना, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है. और ये कब आया? जब हम दोनों एरर्स को डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं प्लस माइनस करके. तो यहां पे माइनस नहीं लिख करके आपको प्लस ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर रिपोर्ट करना है. जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उनमें जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो ही रिपोर्ट करना है. ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी जो डेल्टा Z होता है, दैट इज डेल्टा A प्लस डेल्टा B. ठीक है, ये
इसी वजह से मैं बोल रहा था कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, प्लस करने में भी प्लस, माइनस करने में भी प्लस। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। थर्ड इज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। Z is equal to A plus minus delta A into B plus minus delta B। ठीक है, A into B है एक्चुअली। ठीक है, Z is equal to AB, A into B। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो देखो ये क्या बन जाएगा, AB प्लस माइनस डेल्टा A into B प्लस माइनस A इंटू डेल्टा बी और प्लस माइनस डेल्टा A डेल्टा B। ठीक है, ये Z का वैल्यू है, इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, एक्सपैंड कर दिया। अब देखो AB तो Z है, अब ये इतना पूरा जो है ये डेल्टा Z होगा, बट इसमें डेल्टा A इंटू डेल्टा बी करोगे ना, दो छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये नेग्लेक्ट हम तभी कर सकते हैं जब एरर्स छोटे हों। ठीक है, ये एक चीज याद रखना। इसी वजह से आगे तुम देखोगे कि अगर एरर बहुत बड़ा हो तो ये जो फॉर्मूला हम यहां पे सारा लिख रहे हैं ना, ये काम नहीं आता। ठीक है, वहां पे क्या करना होगा वो मैं बताऊंगा तुमको। एरर्स छोटे होंगे तभी ये काम आएगा। तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस ए डेल्टा बी। ठीक है, तो दिस इज डेल्टा जेड। ठीक है, डेल्टा जेड इज ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। ठीक है, अब ये बड़ा टेढ़ा सा फॉर्मूला है, लग रहा है ये याद रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैं इसको z से डिवाइड कर दूं, ये z है, दोनों साइड z से डिवाइड कर दो, तो इधर डिवाइड कर दो z से और इधर डिवाइड कर दो ab से। सो व्हाट यू गेट इज डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। तो बड़ा अच्छा सा एक रूल बना कि इन मल्टीप्लीकेशन रिलेटिव एरर्स एड अप। ठीक है, इन एडिशन सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट एरर्स एड अप। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में रिलेटिव एरर ऐड होगा। अगर दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, तो इधर भी लिखना पड़ेगा डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। तो ये तो परसेंटेज एरर है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि परसेंटेज एरर भी एड अप हो जाता है। ठीक है, तो रूल में क्या आया, इन मल्टीप्लीकेशन ठीक है, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर विल एड अप। ठीक है, रिलेटिव एरर्स और परसेंट एरर्स एड अप। ठीक है, डिवीजन ये वैसे ही है जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन है, वैसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है। डिवीजन में आपको मैं बता दूं कि सेम रूल लगता है, z इज इक्वल टू ए बाई बी, सेम रूल लगता है। ठीक है, मतलब क्या, डेल्टा z बाई जेड। ठीक है, हालांकि डिवाइडेड बाई होने की वजह से एक माइनस साइन आना चाहिए था इसमें, अगर तुम इसको डिराइव करोगे, करना इसको एक बार अटेम्प्ट करना। ठीक है, लेकिन माइनस साइन एरर में हम यूज करते नहीं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में भी यहां पे माइनस की जगह पे हमने प्लस लिख दिया। तो ऐसे डिवीजन में भी
हमको माइनस साइन आता है निकल के, लेकिन हम इसको प्लस करके लिख देते हैं, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, और ऐसे परसेंटेज भी करोगे, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू परसेंट डेल्टा ए बाई ए प्लस परसेंट डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, तो इसमें भी सेम रूल है, सेम रूल एज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम प्लस माइनस 0.2 ओम, एंड यू हैव टू फाइंड करंट। ठीक है, करंट हमको फाइंड करना है और परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर इसका बताना है। ठीक है, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर भी बताना है। रूल आपको बताया है, वो रूल को यूज करना है। चलो, तो आई अगर मुझे निकालना है, ओम्स लॉ कैसे निकालते हो? ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू आई आर। सो I इज इक्वल टू V बाई आर। डिवीजन का है। देखो, जब तुमको करंट निकालना है तो सीधा V अपॉन आई करना है, तो पहले तो V अपॉन आई इसको हम लेके कर सकते हैं। ठीक है, V अपॉन आर, आई एम सॉरी। तो ये तुम सीधा लिख सकते हो 10 वोल्ट अपॉन 5 ओम विच इज 2 एम्पियर। ठीक है, ये 2 एम्पियर है। और इसमें अब मुझे अगर डेल्टा आई निकालना है, तो देखना, मैंने आपको यह बताया था कि जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर वो मल्टीप्लिकेशन में कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, और डिवीजन में भी यही होता है। ठीक है, डिवीजन में भी यही होता है। तो तुम ऐसे इसको लिख सकते हो, V डेल्टा R प्लस R डेल्टा V। ठीक है, एक सेकेंड, इसको ऐसे मत लिखो, इससे थोड़ा सा आपका आंसर गड़बड़ आएगा। तो ऐसे इसको लिखो, पहले जो है डेल्टा I अपॉन आई इसको लिख दो डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा R अपॉन R। ठीक है, पहले रिलेटिव एरर निकाल लो, तो देखना जरा सा कितना हो जाएगा। रिलेटिव एरर डेल्टा V अपॉन V इज 0.1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस डेल्टा R बाई R इज 0.2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब इसको जरा निकालो, ये कितना हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा 0.01 प्लस ये हो जाएगा 0.04, सो दिस इज 0.05। ठीक है, 0.05 ये रिलेटिव एरर है। आई हमने ऑलरेडी निकाला है, तो डेल्टा आई अगर मुझे निकालना होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.05 इंटू आई, एंड दिस इज 0.05 इंटू 2, सो दिस इज 0.1 एम्पियर। तो मेरे ख्याल से, ठीक है, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो वैसे मैं तुमको बताऊं कि जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ज्यादा करके आपसे रिलेटिव या परसेंटेज एरर ही पूछा जाता है। मान लो इसमें मुझे परसेंटेज एरर पूछा जाता, कितना होगा, तो तुम क्या करोगे? पहले परसेंटेज एरर निकालोगे V का, फिर परसेंट एरर निकालोगे R का, दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, जैसे यहां पे परसेंट एरर V का क्या हो जाएगा? परसेंट V will be 0.1 upon 10 into 100, so this is 1%। और परसेंट R अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 0.2 upon 5 into 100, so this is 4%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4%। तो अगर परसेंट एरर I का निकालोगे ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, 1% प्लस 4% इक्वल टू
0.5%। ठीक है, तो आमतौर पे जो है तुमसे परसेंटेज एरर ही पूछा जाएगा। ठीक है, नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एब्सोल्यूट एरर्स नहीं पूछा जाता है, बट अगर पूछा गया तो तुम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एंड नाउ वन लास्ट type of mathematical operation is power. Z is equal to a power small a। ठीक है, इसमें एरर अगर निकालना है मुझे, पावर फॉर्म है, तो देखो बड़ा सिंपल सा इसमें लॉजिक है कि अगर a स्क्वायर होता तो मैं इसको क्या लिखता है, a इंटू ए। ठीक है, z इक्वल टू a स्क्वायर होता, तो फिर मैं लिखता परसेंटेज z इज इक्वल टू परसेंटेज a प्लस परसेंटेज a। सो दिस इज 2 टाइम्स परसेंटेज a। अगर a क्यूब होता तो ये 3 बार ऐड किया जाता, a 4 होता तो ये 4 बार ऐड किया जाता। तो इसका मतलब है कि अगर a पावर स्मॉल a है तो आपको परसेंटेज एरर a टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, परसेंटेज z इज इक्वल टू a टाइम्स परसेंटेज a। ठीक है, अगर a पावर a b पावर b है फिर क्या होगा, a पावर a b पावर b, तो तुम लिखोगे परसेंटेज z इज a टाइम्स परसेंटेज a प्लस b टाइम्स परसेंटेज b। लेकिन यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, पावर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और एरर में आपको नेगेटिव यूज करना ही नहीं है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पावर को मॉड लेकर के लिखना होगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि पावर नेगेटिव होने पे एरर में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, वो हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर को नहीं बताएगा। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब इसमें जितने भी आपको चाहे क्वांटिटीज दे दिया जाए तो सबका ऐसे पावर के साथ मल्टीप्लाई करके और आपको एरर लिखना होगा, जैसे z इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट बी अपॉन सी क्यूब, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और परसेंटेज एरर a का दिया हुआ है 2%, परसेंटेज b इज 4% एंड परसेंटेज c इज 1%। ठीक है, फटाफट बता दो परसेंटेज z क्या होगा, परसेंटेज z क्या होगा। पावर्स को पॉजिटिव बना करके परसेंटेज एरर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे परसेंट z क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स परसेंट a प्लस रूट b है तो हाफ टाइम्स परसेंट b और फिर c पावर -3 है। ठीक है, इसको पहले पावर फॉर्म में लिखोगे, a स्क्वायर b पावर हाफ c पावर -3। ठीक है, तो इसमें माइनस की जगह पे प्लस कर देना है, प्लस 3 टाइम्स 1% या जो भी परसेंट c है। ठीक है, 3 टाइम्स परसेंट c, तो हमको ये सारा वैल्यूज दिया हुआ है। ठीक है, सबको कैलकुलेट कर दो, 2 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9%। ठीक है, तो इस तरह से एरर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये हमने आज सीखा है। इसको आगे और मैं बढ़ाऊंगा और अगली क्लास में आपको मैं एक्यूरेसी, प्रेसिजन, लीस्ट काउंट एरर और आपको ये सब बताऊंगा कि कैसे स्टॉप वॉच या टाइम पीरियड कैसे लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम बात करेंगे, कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे यूज करते हैं वो सारी बात करेंगे। तो दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और उसके बाद आप पूरी तरह से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, आपको करना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।